हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल योगी। मैं श्रीकांत आपको आज क्लास 9 के गणित का पहला लेसन वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। आइए इस पहले अध्याय वास्तविक संख्या में आज हम अध्ययन करें संख्याओं के अनेक प्रकारों को। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्या वह संख्या है जो कि 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग एक नॉर्मल एक आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोग गिनते हैं, जिस संख्या को हम लोग गिनते हैं उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में जब गिनना स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने गिनती कहाँ से स्टार्ट किया था? 1 2 3 4 इस प्रकार हमने आगे बढ़ा था गिनती में। तो हम जब गिनती स्टार्ट किए थे, जब हम गिनती गिनना स्टार्ट किए थे तो हमारा पहला 1 2 3 4 5 इस तरह से हम आगे बढ़ते थे। तो प्राकृत संख्या को एक दूसरे परिभाषा के रूप में अगर बताया जाए तो गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है और इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। किस नंबर के नाम से? नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार नेचुरल नंबर, तो इसको हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, इसीलिए प्राकृत संख्या को कहीं कहीं पर आप देखेंगे n बराबर, तो n मतलब आप घबराइएगा ना, n का मतलब होगा प्राकृत संख्या डिनोट किया जा रहा है वहां पर। अब हम दूसरी संख्या में आते हैं। दूसरा हमारा संख्या है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं का वह समूह जिसमें शून्य को शामिल किया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब हम प्राकृत संख्या को ही लेंगे, पहले हम लेंगे प्राकृत संख्या को ही लेंगे और इस प्राकृत संख्या में हम शून्य को भी शामिल करेंगे। जब इसमें शून्य भी शामिल हो गया तो ये जो पूरा संख्याओं का परिवार बना, ये पूरा परिवार प्राकृत संख्या कहलाएगा। जो ये पूरा संख्याओं का परिवार बना, ये पूरा का पूरा परिवार पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसको हम W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है और इसे हम W से सूचित करते हैं। अब हम आते हैं इसके आगे। तीसरा हमारा है सम संख्या। सम संख्या हम लोग सबको जानते हैं, जो कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वह संख्या होता है जो कि 2 से विभाज्य होता है। तो 2 से विभाज्य होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या पहचानने का एक आसान तरीका है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 या 0 हो, वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 12 लिखा हुआ है, तो 12 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 2 ना, तो ये होगा सम संख्या। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 28, तो 28 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 8, तो 8 क्या होता है? 8 एक सम संख्या है, इसलिए 28 भी क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। आते हैं हम लोग को अपने चौथे नंबर पे, जो कि है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या का एक तरह से कहा जाए तो विपरीत होता है, उल्टा होता है। सम संख्या में कहा जाता है कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम कहते हैं। यहाँ कहा जाता है कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम विषम कहते हैं। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जिस संख्या का लास्ट में 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या 0 वो संख्या सम संख्या होता है, उसी प्रकार जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 और 9 हो वो सारी की सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23, तो 23 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 3, तो ये विषम एक संख्या होगा, विषम संख्या। और उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 99 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? हम लोग को 9 मिला है, तो 9 है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये एक विषम संख्या होगा। विषम संख्या को
अंग्रेजी में, इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ा वह प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे से विभाज्य नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कौन सा संख्या? वह संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने से विभाज्य होना चाहिए, किसी दूसरे से वो विभाज्य ना हो। इसका मतलब ये कि वो किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए और किसी के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। जैसे दो, दो को देखिए तो दो किसके किसी के पहाड़ा में आता है? दो केवल और केवल एक में आता है और दो में आता है ना। उसी प्रकार तीन, तीन किसके किसके पहाड़ा में आता है? तो ये एक के पहाड़ा में आता है और तीन स्वयं के पहाड़ा में आता है। बताइए तो चार होगा क्या? चार होगा? नहीं, चार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चार एक के पहाड़ा में भी आता है, दो के पहाड़ा में भी आता है और चार स्वयं अपने पहाड़ा में भी आता है। इसलिए यहाँ पर चार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैसा प्राकृत संख्या होना चाहिए जो कि एक से बड़ा हो और एक और अपने एक या अपने को छोड़ के किसी और के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, किसी और से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो संख्या है वह है यौगिक संख्या। अगला हमारा संख्या क्या है? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या क्या होगा? वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी विभाज्य होता है, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या का यह विपरीत है। अभाज्य संख्या में कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक और स्वयं से विभाज्य होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। और यहाँ कहा गया है कि एक और स्वयं से विभाज्य के अलावा किसी और संख्या से भी वो विभाज्य होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हम चार को लेते हैं, जैसे हम लोग पिछले में इसका एग्जाम्पल लिए थे, पिछले पॉइंट में इसको हम एग्जाम्पल के रूप में लिए थे यहाँ पर कि एक, दो और चार होगा। इसी प्रकार पांच क्या होगा? क्या नहीं, पांच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्वयं एक और पांच के पहाड़ा में आता है और किसी में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम सिक्स को लेते हैं तो सिक्स किसके पहाड़ा में आता है? एक के पहाड़ा में आता है, दो के पहाड़ा में आता है, तीन के पहाड़ा में भी आता है और स्वयं छह के भी पहाड़ा में आता है। इसी प्रकार हम लोग आगे भी चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या यौगिक संख्या है। अब हम अगला पॉइंट पूर्णांक को देखते हैं। पूर्णांक क्या होता है? तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं को लिख लेंगे। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। अब हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक रूप को लिखेंगे। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। तो हमारा एक माइनस एक मान लीजिए। दो ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? माइनस टू होगा। थ्री ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? माइनस थ्री होगा। फोर ऋणात्मक होगा तो माइनस फोर होगा और इसी तरह आगे बढ़ेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास धनात्मक संख्याओं का एक परिवार है। तो ये हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या है? जीरो जो होता है ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ये ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार सभी धनात्मक संख्या शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहेंगे। देखिए यहाँ पर सभी धनात्मक संख्याओं का परिवार, यहाँ पर सभी ऋणात्मक संख्याओं का परिवार और शून्य स्वयं, यहाँ पर ये पूरे के परिवार को हम कहेंगे पूर्णांक। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं, जिसको कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। इंटीजर्स को कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। इस प्रकार हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होगा? तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जहां
P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए तथा Q शून्य के बराबर ना हो, मतलब यहाँ पर Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। Q शून्य के बराबर ना हो और P बाई Q कोई ना कोई पूर्णांक हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 3/5, 3 भी एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है, -5/2 तो यहाँ -5 भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है और 2 एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार ये जो है एक परिमेय संख्या बनेगा। अब आप कहिएगा कि कोई भी पूर्ण संख्या मान लीजिए हम ले लेते हैं 6 को, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं और 6/1। और मान लीजिए हम 0 लेते हैं तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, इस प्रकार हम लोग नीचे एक डायग्राम है उसकी सहायता से अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये प्राकृत संख्याओं का मान लीजिए एक घर है, ये एक प्राकृत संख्याओं का घर है। तो प्राकृत संख्याओं का घर है तो प्राकृत संख्या कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो ब्लू वाला घर है, ये घर हम लोग देते हैं पूर्ण संख्या को। ये घर किसका है? ये घर है पूर्ण संख्याओं का। तो पूर्ण संख्याओं के घर में कौन कौन रहेगा? पूर्ण संख्याओं के घर में रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के घर में रहेंगे। इसके बाद ये जो पीला वाला जो घर है, ये पीला वाला घर हम लोग दे देंगे पूर्णांक को। पूर्णांक के घर में कौन कौन रहेगा? तो पूर्णांक के घर में ऋणात्मक संख्याएं भी रहेंगी, ऋणात्मक पूर्णांक भी रहेंगे और धनात्मक पूर्णांक भी रहेंगे और इनके घर में शून्य भी रहेगा ना, इनके घर में शून्य भी रहेगा। इसके बाद लास्ट सबसे बड़ा परिमेय संख्या, यहाँ पे सबसे बड़ा घर परिमेय संख्या का है। इसके घर में पूर्णांक भी रह सकते हैं, पूर्ण भी रह सकते हैं और प्राकृत भी रह सकते हैं। सब के सब इसके घर में आके रह सकते हैं, इसको कोई तरह का आपत्ति नहीं है, कोई तरह का इसको दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। उसी प्रकार प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या नहीं है। उसी तरह प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसी तरह अगर हम पूर्ण संख्या को लेकर देख रहे हैं तो पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। उसी प्रकार लास्ट अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।